हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो हाजिर है हम एक नए ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा के साथ, जिसकी कहानी बेहद ही शानदार है। तो कहानी की शुरुआत में हम मेनली मेल कैरेक्टर ईशू को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है और बता रहा होता है कि बिना पर्पस के जीना भी इतना बेकार नहीं। और तभी उसके मन में एक क्वेश्चन आया और उसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी ताकि वो अपने आंसर्स खोज सके। इसके बाद ईशू अपने घर आता है, जहाँ उसके फादर योंगचुल बैठे होते हैं। वो अपने पिता की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी हमें एक गोली की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ दोस्तों हम ईशू के सेक्रेटरी जंग हू को देखते हैं। ईशू सो रहा होता है कि तभी जंग हू उसको जगाने के लिए उसके पास आता है। अब ईशू जग कर सबसे पहले सेक्रेटरी को अपनी एक वीडियो दिखाता है, जिस पर उसका सेक्रेटरी जंग हू कहता है ये काफी अच्छा है। जिसके बाद उसका सेक्रेटरी ईशू से कहता है कि 2 घंटे बाद एक मीटिंग होने वाली है, आपको तैयार होना चाहिए। लेकिन ईशू अपने सेक्रेटरी से ये कहकर फिर से सो जाता है कि मुझे नींद आ रही है और उनसे मना कर दो। अगला सीन दोस्तों हमें मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। इस मीटिंग में ईशू के फादर जोंगचुल के साथ उसका बड़ा भाई सोंगजू भी मौजूद होता है। अब ईशू के फादर जोंगचुल देखते हैं कि ईशू यहाँ पर अभी तक नहीं आया, इसलिए ईशू का बड़ा भाई सोंगजू उसे मैसेज करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, यहाँ जल्दी से आ जाओ। इधर दोस्तों ईशू आराम से सोया हुआ था कि तभी उसका अलार्म बजता है। अब जैसे ही ईशू उठता है तो वो सबसे पहले अपना फोन देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है। ईशू तुरंत उठकर अपने कपड़े चेंज करता है और नीचे आ जाता है और ईशू अपने मैनेजर जंग हू को बताता है कि एक केस आ गया है और हमको जाना होगा। जिसके बाद ईशू अपनी बाइक पर बैठकर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। इधर ईशू का सेक्रेटरी जंग हू सपोर्ट टीम को भी कॉल कर देता है और उन्हें वहाँ आने के लिए बोल रहा होता है। अब ईशू वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर उन लोगों ने लड़की को किडनैप किया हुआ था। जिसके बाद उन लोगों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट चलती है और आखिर में ईशू लड़की को बचा लेता है। यहाँ ईशू का दोस्त यंग हुआन भी होता है। लेकिन दोस्तों अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये कोई असल किडनैपिंग नहीं, दरअसल ये लोग एक गेम खेल रहे थे और ईशू को ऐसी चीजों में मजा आता है। ईशू ने पूरा मॉल खरीद लिया था ताकि वो ये गेम खेल सके। ये सब देखकर वहाँ एक महिला कहती है कि क्या अमीर लोग ऐसे ही खेलते हैं, जिस पर ईशू का सेक्रेटरी जंग हू बोलता है हाँ, और बताता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन ईशू अलग है, वो यह खेल खेलने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। खैर दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल भाग रहा होता है, जिसका नाम वेंगशु होता है, जिसके पीछे 2 पुलिस वाले भी पड़े हुए होते हैं, जिसमें से एक का नाम युनियोंग और दूसरे का नाम क्योंगजिन होता है। अब वो क्रिमिनल वेंगशु इतनी तेज दौड़ रहा होता है कि वो इन दोनों पुलिस वालों के हाथ में नहीं आता। लेकिन तभी एक गाड़ी में एक पुलिस वाली आती है, जो कि हमारी मेन फीमेल लीड कैरेक्टर गंग हून होती है। वो आगे जाकर उस वेंगशु क्रिमिनल को पकड़ लेती है। हालांकि वेंगशु उस पर हमला करने वाला ही था, लेकिन उससे पहले हून ने उसे इलेक्ट्रिक शॉट देकर बेहोश कर दिया था। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वाले जुनियोंग और क्योंगजिन भी वहाँ आ जाते हैं। अब जैसे ही उस क्रिमिनल को होश आता है तो ये तीनों उसके सामने थे। अब इंस्पेक्टर हून उससे पूछती है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? जिस पर वो क्रिमिनल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं किसी को नहीं जानता। जिस पर हून कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें फिर से शॉक देकर बेहोश कर दूं? ये बात सुनकर क्रिमिनल वेंगशु डर जाता है और अपने साथियों के पास कॉल करता है। जिसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन में आते हैं। अब इंस्पेक्टर हून अपनी टीम को बताती है कि आगे क्या करना है और हर चीज के बारे में प्लानिंग कर रहे थे कि जब उस क्रिमिनल का दोस्त आएगा तो तुम सबकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। अब उस क्रिमिनल से पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि उसका दोस्त कैसा दिखता है, इसलिए ये लोग उसका स्केच भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इधर हम ईशू को देखते हैं, जो एक पार्टी में होता है और वो अपने दोस्त हुआन को देखने के लिए बाहर आता है। लेकिन उसका दोस्त हुआन गाड़ी के अंदर बैठकर ड्रग ले रहा होता है। अब ईशू उसके पास आता है और ड्रग को बाहर फेंकने लगता है और साथ ही अपने दोस्त हुआन से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इसे मत लिया करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। कि तभी ईशू के बड़े भाई सोंगजू का उसके पास कॉल आता है और ईशू वहाँ से बाहर आ जाता है। अब उसका बड़ा भाई सोंगजू उससे कहता है कि क्या तुम फिर से पुलिस की भूमिका निभा रहे हो, मैंने तुमसे मीटिंग में आने के लिए कहा था। जिस पर ईशू कहता है कि मैं बिजी था और वैसे भी अगर मैं वहाँ पर आता तो डैड अपमानित होते, इसलिए मैं नहीं आया। जिस पर उसका भाई कहता है कि तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, 9 घंटे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम आ जाना। जिस पर ईशू हाँ बोल देता है और कहता है कि मैं टाइम से आ जाऊंगा। इधर दोस्तों हम इंस्पेक्टर हून को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ उस क्रिमिनल के दोस्त के आने का वेट कर रहे थे। उन्होंने यहाँ अपनी अपनी पोजीशन ली हुई थी और दोस्तों यहाँ 2 घंटे बीत जाते हैं पर उस क्रिमिनल का दोस्त नहीं आता। जिस पर वो सभी कहते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ कोई नहीं आने वाला। जिस पर इंस्पेक्टर हूँ हाँ कह देती है। इधर दोस्तों हम ईशू को देखते हैं, जो अपने दोस्त हुआन के पास आता है, जो कि एक आदमी से बात कर रहा था और उससे लाइटर मांग रहा था। अब वो आदमी ईशू को देखते ही हुआन के हाथ पर चाकू
चाकू मार देता है और वहाँ से भागने लगता है। यीशु पहले अपने दोस्त को देखता है और फिर उस आदमी के पीछे भागने लगता है। इधर इंस्पेक्टर हून अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर वहाँ से भाग रहे दो आदमियों पे पड़ती है जो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। यीशु आगे जाकर उस आदमी को पकड़ लेता है और उस आदमी का नाम दोस्तों चांग यूंग होता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच वहाँ काफी टाइम तक लड़ाई चलती है। वो आदमी चाकू भी निकाल लेता है लेकिन यीशु उसका चाकू नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो आदमी चांग यूंग एक नुकीली चीज से यीशु को मारने वाला भी होता है, लेकिन किसी तरह यीशु उसे छीन लेता है और बाद में उसे नीचे गिरा देता है। यीशु देखता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ इंस्पेक्टर हून आ जाती है जो यीशु को देखकर उसे गलत समझ लेती है और यीशु को मारने के साथ उसको हथकड़ी भी लगा देती है और कहती है कि तुमने इस पर हमला क्यों किया, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। जिस पर यीशु चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अब ह्यून पुलिस स्टेशन आती है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर यूनियन जो कि ह्यून का दोस्त भी होता है, वो ह्यून को यीशु की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुमने जिसे पकड़ा है वो हंसू ग्रुप का छोटा बेटा है। ये सुनकर एक और पुलिस ऑफिसर क्योंग जिन इनके पास एकदम से आता है और कहता है कि क्या ये सच है, ये वही है। जिस पर यूनियन कहता है कि क्या तुम उसको जानते हो। अब क्योंग जिन कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो एक सेलिब्रिटी है, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं। इसके बाद दोस्तों यून सोशल मीडिया पर यीशु की प्रोफाइल चेक करती है। तभी दोस्तों उस पुलिस स्टेशन का चीफ वहाँ आता है जिसका नाम वांगसुंग होता है, जो कि बहुत जल्दी ही रिटायर होने वाला था। वो यून को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही महान काम किया है, तुम एक हत्यारे को तो पकड़ नहीं पाई बल्कि हंस ग्रुप के बेटे को पकड़ लिया और तुमने उसकी नाक भी तोड़ दी। जिस पर यून कहती है कि वो वहाँ पर एक इंसान के साथ लड़ाई कर रहा था, साथ ही उसने नशा भी किया हुआ था और वो आदमी भी अब हॉस्पिटल में है। अब वहाँ का चीफ कहता है कि मुझे नहीं पता, इसे रिहा करो। अब यून क्लियर शब्दों में उन्हें मना कर देती है और कहती है कि पहले हम इसकी जांच करेंगे, इसके बाद हम इसे रिहा करेंगे। जिसके बाद ह्यून पूछताछ करने के लिए यीशु के पास जाती है। अब ह्यून टॉन्ट मारते हुए यीशु से कहती है कि हमने तुम्हें रिहा कर दिया है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम हंस ग्रुप के बेटे हो। जिस पर यीशु कहता है कि तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया। अब जैसे ही यीशु वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है तो ह्यून कहती है कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे पूछताछ करनी है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। जिसके बाद ह्यून यीशु से पूछती है कि तुमने इतने बजे इस आदमी पर हमला किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उसको क्यों मार रहे थे। अब यीशु कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो एक एक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि तुम्हें इसके बाद डिसमिस भी किया जा सकता है। ह्यून इसके बाद यीशु का प्रोफाइल देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो लॉयर का लाइसेंस भी है, आखिर हंस ग्रुप के बेटे के पास ये क्यों होगा। जिस पर यीशु कहता है कि ऐसा इसलिए है कि मैं बाद में बोरिंग हो गया था। जिस पर ह्यून कहती है कि तुम नशे में भी थे और क्या तुम वो दवाइयाँ लेते हो। जिस पर यीशु कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं कोई दवाइयाँ नहीं लेता, दरअसल उस आदमी के पास चाकू था और उसने मेरे दोस्त को मार दिया था और भाग रहा था, इसलिए मैं उसको पकड़ रहा था और मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस की है। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे दोस्त से भी पूछ सकती हो। जिसके बाद यीशु अपने दोस्त हुआन को कॉल करता है और तब ह्यून कहती है कि यीशु जेल के अंदर है, क्या तुम्हारे ऊपर चाकू से वार हुआ था। लेकिन दोस्तों यीशु का दोस्त हुआन मना कर देता है, इसलिए अब ह्यून कहती है कि उसने तो मना कर दिया, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपना वकील देख लो। जिस पर यीशु कहता है कि मैं वकील को क्यों बुलाऊं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिसके बाद यीशु को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम किंसू होता है। वो सारी बातें सुन और देख लेता है कि हंस ग्रुप के बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है और वो जेल के अंदर है। अगले सीन में दोस्तों हम यीशु के फादर जोंगचुल को देखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पर यीशु का बड़ा भाई सोंगजू भी आता है और तब यीशु के फादर अपने बड़े बेटे से पूछते हैं कि यीशु कहाँ है। जिस पर यीशु का बड़ा भाई कहता है कि वो आने ही वाला है। जिसके बाद यीशु के फादर यीशु के बड़े भाई से कहते हैं कि मैं उसके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन वो एक असफल इंसान है, उसको विदेशी ब्रांच के लिए साइन कर दो। यहाँ दोस्तों हम यीशु की स्टेप मदर को भी देखते हैं जिसका नाम हीजा होता है। जिसके बाद दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और यीशु के फादर योंगचुल सबको बताते हैं कि अब मैं मेयर कैंडिडेट के रूप में खड़ा होने वाला हूँ, मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों हम यहाँ पर उस रिपोर्टर किंसुक को भी देखते हैं जो यीशु के फादर से पूछता है कि क्या तुम्हारा छोटा बेटा पुलिस स्टेशन में है, क्या आप ये बात जानते हैं, उसने जिसको मारा है वो अभी बेहोश है। अब ये बात सुनकर यहाँ पर दोस्तों हलचल मच जाती है। जिसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग हम यीशु को जेल में देखते हैं कि तभी वहाँ ह्यून आती है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। जिस पर यीशु कहता है कि मुझे अंदर डालने से पहले तुम्हें ठीक से जांच कर लेनी चाहिए थी, अब तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी ही गलती है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे सॉरी बोलो। जिस पर ह्यून कहती है कि मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूंगी, मैं किसी भी अमीर लड़के को पकड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि वह मुझसे बच सकता है क्योंकि उसके पास पैसा और पावर है। खैर हम यहाँ यीशु के पिता और उसके बड़े भाई के साथ उसके मैनेजर को भी देखते हैं। जिसके बाद यीशु अपने पिताजी से कहता है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी रही। जिस पर उसके फादर उसके पास आकर उसे एक थप्पड़ लगाते हैं। अब थप्पड़ की आवाज सुनकर वहाँ से सभी बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद यीशु के फादर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया, तुमने हम सबकी बेइज्जती कर दी है और तुम
अब हमारे बेटे नहीं रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई सोंगजू ही अब मेरा इकलौता बेटा है। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो और अब तुम जेल के अंदर ही रहो और जो तुमने किया है उसके लिए भुगतान भी तुम ही करो। हालांकि उसका बड़ा भाई सोंगजू उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे तुमने मेरे पास कॉल क्यों नहीं की? जिस पर ईशू कहता है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इधर दोस्तों इंस्पेक्टर हुन उस घटना स्थल पर पहुँचती है उस चाकू को ढूंढने के लिए, क्योंकि ईशू ने कहा था कि उस इंसान के पास चाकू था और दोस्तों उसे वहाँ पर वो चाकू मिल भी जाता है। जिसके बाद वो चांग हू के पास आती है क्योंकि उसे शक हो जाता है कि ये वही आदमी हो सकता है जिसको हम काफी दिनों से ढूंढ रहे थे। जिसके बाद उस चाकू से उसकी फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो जाती हैं। अब ह्यून अपने चीफ के पास जाती है, उसके साथ एक आदमी और होता है जिसका नाम चानगन होता है और ह्यून इन दोनों को पहली फाइल दिखाती है और कहती है कि जिस आदमी को ईशू मार रहा था वो वही हत्यारा निकला जिसको हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। उसने पहले भी एक फैमिली को मारा था। जिस पर चीफ कहता है कि अब हम क्या करें। वो ह्यून से कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जिस पर ह्यून कहती है कि मैं सबसे पहले ईशू को रिहा करूंगी और फिर अनाउंसमेंट करूंगी। जिस पर चीफ कहता है कि तुम क्या कहोगी, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। जिसके बाद चीफ वहाँ से ह्यून को भेज देता है। जिसके बाद हम ईशू के बड़े भाई सोंगजू को देखते हैं जो यहाँ पर आ रहा था कि तभी कुछ लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे कि ईशू ने जिस आदमी को मारा था वो एक हत्यारा निकला जिसने पहले भी एक फैमिली को मारा था। जिसके बाद ईशू का भाई सोंगजू चीफ के पास आता है और कहता है कि अब आप क्या करने वाले हैं, मेरे भाई ने जिसको मारा था वो तो हत्यारा निकला। जिस पर चीफ कहता है कि हम आपके भाई को रिहा कर देंगे। जिस पर सोंगजू कहता है कि मेरे पिताजी मेयर कैंडिडेट के लिए अनाउंस करने वाले थे लेकिन ईशू की इस मैटर की वजह से उनकी बेइज्जती हो गई। जिस पर चीफ कहता है कि हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। जिस पर ईशू का भाई सोंगजू कहता है कि तुम हर चीज पर कवर नहीं कर सकते और मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ। जिसके बाद सोंगजू ईशू के पास आता है और उसे कॉफी देता है। अब ईशू कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मेरी कोई गलती नहीं है और उस इंस्पेक्टर लड़की ने मेरी नाक भी तोड़ दी, मुझे तो उस लड़की पर केस करना चाहिए। जिस पर सोंगजू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि जिसको तुमने पकड़ा था वो एक हत्यारा था। जिस पर ईशू कहता है कि इसका मतलब तो ये कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। जिस पर सोंगजू कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है लेकिन तुम्हें उससे भी बड़ी चीज दी जाएगी और तुम एक पुलिस ऑफिसर बन जाओगे। और यही सजेशन सोंगजू ने चीफ को भी दिया था। इधर ह्यून भी चीफ से कहती है कि आप क्या कर रहे हो, वो पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकता है, हमारे कुछ रूल्स होते हैं। जिस पर चीफ कहता है कि तुम तो रूल के बारे में बात ही ना करो, तुम बाहर जाकर सबसे क्या कहोगी कि ईशू ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसको हम 2 महीने से नहीं पकड़ पाए थे और हमने तो उसकी नाक भी तोड़ दी थी और अगर ये बात लीक हो जाती तो तुम्हारी नौकरी के साथ तुम्हारी पूरी तरह से टीम भी टूट जाती। तो सही यही है कि हम उसे पुलिस वाला बना दें और मीडिया वालों से बता दें कि वो 2 महीने से हमारे लिए ही काम कर रहा था लेकिन सीक्रेट तरीके से। लेकिन दोस्तों ह्यून इसके लिए मना कर रही थी। तो चीफ कहता है कि क्या तुम अपने पिता की तरह बनना चाहती हो। इधर दोस्तों ईशू भी कह रहा था कि मैं पुलिस वाला नहीं बनूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे गेम का क्या होगा। जिस पर उसका भाई सोंगजू उससे कहता है कि वो रोल तो तुम्हारा वैसे भी रियल नहीं था और पिताजी भी मेयर की पोजीशन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनको निराश मत करो। इस पर ईशू कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी अब हम फैमिली नहीं है। खैर अगले दिन दोस्तों पुलिस वाले मीडिया के सामने आते हैं और यहाँ पर ह्यून वैसा ही कहती है जैसा चीफ ने उसे बोला था। जिस पर मीडिया वाले कहते हैं कि उस रिपोर्टर किनसुक का क्या, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसके बारे में क्या। जिस पर ह्यून कहती है कि वो एक झूठी न्यूज थी। दोस्तों यहाँ पर वो रिपोर्टर किनसु भी मौजूद था जो ह्यून से कहता है कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ही गलती की थी और कहता है कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था कि तुमने ईशू को अरेस्ट किया था। इधर दोस्तों हम ईशू को देखते हैं जो अपने घर आ रहा होता है और उसके साथ उसका सेक्रेटरी जंग हू भी होता है। ईशू उन सबसे कह रहा होता है कि तुम अभी यहाँ से सब लोग चले जाओ, आपका कोई काम नहीं है। अब ईशू जैसे ही अपने घर के पास पहुँचता है तो उसका दोस्त हुआन वहाँ पर आता है और उससे बात करने लगता है और वो ईशू से कहता है कि यार मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तो इसलिए मना किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने हाँ किया तो मुझे भी पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, मेरी भी जांच होगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। ईशू उससे अब कोई बात नहीं करता। जिसके बाद ईशू पुलिस की वर्दी की तरफ देख रहा होता है और रात को जब वो सो रहा होता है तो वो एक सपना देखता है जिसमें उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। बाद में वो अपने माँ के फ्यूनरल पर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर उसके फादर भी आ गए थे। इधर दोस्तों हम रात को बार में ह्यून को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ होती है, जहाँ ह्यून अपनी टीम से कह रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने पब्लिकली झूठ बोला। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, इसलिए तुमने जो किया वो सही था और कहता है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि ईशू हमारे साथ कैसे काम करेगा, वो तो बहुत अमीर है और साथ ही सेलिब्रिटी भी। और वो कहता है कि फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। इधर दोस्तों अगली सुबह हम ईशू के भाई सोंगजू को देखते हैं जो मीडिया से कह रहा होता है कि मेरे भाई का जो केस था उसके बारे में मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। इधर हम ह्यून को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ थी। वो नीचे देखती है कि नीचे बैंड बाजे वाले
आए हुए हैं और चीफ ने हम सभी को नीचे बुलाया है। जिसके बाद वो सभी नीचे आ जाते हैं। जिसके बाद ह्यून और उसके एक साथी यूनियन को गुंडे वाली ड्रेस पहनने को दी जाती है और इसी बीच यहाँ पर गाड़ी लेकर ईशु आ जाता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। ईशु यहाँ पर अपनी फोटो भी खिंचवा रहा था, लेकिन ह्यून अपने मुखौटों से परेशान हो चुकी थी। बाद में वो उसको बाहर निकाल देती है, इसलिए ईशु उसे देख लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो, और कहता है कि तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, चलो मिलकर काम करते हैं। और वो ह्यूंग की ओर अपना हाथ करता है और ह्यूंग भी उससे हाथ मिला लेती है और तब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।